हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स समझाए थे और हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, दैट वाज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो पिछली वीडियो जो थी हमारी वो बेस्ड थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स हैं और किस तरह से किस ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करके हमने उसके बारे में स्टडी की है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज का पूरा क्लास आपका रिलेटेड होगा कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है उसका कंजर्वेशन और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो रिलेटेड है, दैट इज कंजर्वेशन प्लानिंग। आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन प्लानिंग के बारे में कि किस तरह से कंजर्व करना ज़रूरी है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें कंजर्व करने का तरीका सोचना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सोच आती है कि हम क्यों इस चीज़ को बचाएं। अगर आपको किसी चीज़ को सेव करने के लिए कहा जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि वाई टू कंजर्व, वाई शुड आई सेव माई मनी। तो आई शुड सेव माई मनी फॉर द फ्यूचर टाइम्स, यानी कि जो भी आगे का मुझे काम करना है उसके लिए मुझे अपने पैसे बचाने चाहिए। तो इसी हिसाब से हमें हमेशा कंजर्वेशन करने से पहले हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम कंजर्व क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन प्लानिंग में सबसे पहले सवाल आता है वाई, मीन्स वाई शुड आई कंजर्व, मुझे क्यों बचाना चाहिए, मुझे एनिमल्स प्लांट्स को क्यों सेव करना चाहिए। तो देखिए कंजर्वेशन के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंजर्वेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी, बायोडाइवर्सिटी जो है हम इसको यूटिलाइज करते हैं। वी आर द यूटिलिटेरियंस, यानी कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और इसको यूज़ करने की वजह से अगर हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम उसे कंजर्व करेंगे तो ही हम इसको हमेशा के लिए या फ्यूचर टाइम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हाउ वी आर यूजिंग बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड है जो मुझे इनको बचाना चाहिए। तो देखिए हमारी 3 कैटेगरीज में समझाया गया है कि वाई शुड वी कंजर्व, क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़, हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कम लेवल पर ही लेकिन बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं। दिस पीपुल आर नोन एज नैरो यूटिलिटेरियंस। ठीक है, तो ये पीपल्स जो हैं ये हो गए हमारे नैरो यूटिलिटेरियंस हो गए। अब जो भी नैरो यूटिलिटेरियन पीपल होते हैं ये ह्यूमन बेनिफिट के लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन बेनिफिट्स, ह्यूमन बेनिफिट्स, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए ये बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, टिम्बर कलेक्शन, ठीक है, वुड कलेक्शन, उसके बाद वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स, स्पाइसेस, मेडिसिन्स, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं और हम अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए पूरी तरह से डिपेंड है किस चीज़ पर, बायोडाइवर्सिटी पर। तो इसीलिए हमारी जो कैटेगरी है जो सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस के लिए है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम जमा करते हैं, जैसे नोमैडिक पीपल्स जो होते हैं या जो मतलब आदिवासी ट्राइब के पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्पाइसेस कलेक्ट करते हैं। वो लोग बड़े बड़े जंगल से वुड कलेक्ट करते हैं, स्पाइसेस कलेक्ट करते हैं और उन्हें सेल करते हैं और उससे अपना सर्वाइवल चलाते हैं। तो देखिए ये बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड होने वाली पहली कैटेगरी नैरो यूटिलिटेरियन, तो देखिए ये बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड रहने वाली पहली कैटेगरी दैट इज नैरो, यानी कि लोअर लेवल पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बट देयर इज अ यूटिलाइजेशन। तो हमें ये सोचकर भी बचाना चाहिए कि हम में से कई लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड है, बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड है। तो ये तो नैरो ग्रुप ऑफ यूटिलाइजेशन हो गया। उसके बाद अगर हम सेकेंड कैटेगरी देखें तो हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज आवर ब्रॉड यूटिलिटेरियन, यानी कि जो बड़े लेवल पर इसको यूज़ करते हैं। दैट पीपल आर number 2 if we are seeing, then it is broad utilitarian। तो broad utilitarian की जो बात आती है तो ये बात डील होती है इकोसिस्टम के साथ, इकोसिस्टम सर्विसेज।
अगर आपको शॉर्टली याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर नीट ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स, तो आप याद रखें कि ब्रॉड यूटिलिटेरियन जो है, ब्रॉड मीन्स बड़े स्केल पर, अगर आप बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अपनी सर्विस पूरी करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं पॉलिनेशन का प्रोसेस। पॉलिनेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक रेगुलेशन आप लिख दो। बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्लाइमेटिक रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। तीसरी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चौथी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए ज़रूरी है। यानी कि बहुत सारे ऐसे बड़े पैमाने पर होने वाले प्रोसेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर्स में होने वाला एक रिप्रोडक्शन से पहले का इवेंट, क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा तो ही जाकर फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर हमारे प्लांट्स की डाइवर्सिटी कम होने लगेगी, हमारे प्लांट्स की वेराइटीज़ कम होने लगेंगी, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पर भी पड़ेगा। सेकेंड केस आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक रेगुलेशन। प्लांट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं या रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पर, एंड वी हैव द चेंज इन सीजन ऑल्सो। तो इस हिसाब से क्लाइमेटिक रेगुलेशन के लिए भी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तीसरा जो है दैट इज प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, और इन्हीं पर डिपेंड है हमारा सारा ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, वैसे वैसे कंज्यूमर्स को आसानी होती जाती है। यानी कि प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए भी प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग के लिए भी प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डेड डिकेड होते हैं तो इनके बॉडी से निकलने वाला जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज किया जाता है, और जिससे मिट्टी के अंदर वापस न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए भी बायोडाइवर्सिटी के फ्लोरा और फाउना यानी कि प्लांट्स और एनिमल कैटेगरीज का रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हो गया ब्रॉड यूटिलिटेरियन। मैंने आपको पढ़ाना है कि कंजर्वेशन क्यों करते हैं, कंजर्वेशन क्यों करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कंजर्वेशन करने के लिए कुछ रीज़न्स हैं, मैंडेटरी रीज़न है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वी डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो हमें उसको कंजर्व करना ही होगा। तो पहला डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया, किस तरह से बताया, नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब स्मॉल स्केल यूटिलाइज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर थोड़ी बहुत हम उसको यूज़ करते हैं और उससे अपना रेगुलर वर्क जो है या रेगुलर फूड हैबिट जो है या रेगुलर सर्वाइवल जो है वो पूरा करते हैं। दूसरा जो बहुत बड़े स्केल पर पूरा किया जा रहा है दैट इज ब्रॉड, और ब्रॉड में आता है इकोसिस्टम सर्विसेज, जिस तरह की ये सर्विसेज दे रहा है बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को, तो दिस इज द ब्रॉड। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे दैट इज इथिकल। इथिकल का मतलब हो गया कि किस तरह से इसको लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंजर्व रखें। फॉर एग्जाम्पल इथिकल बेसिस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स बनाया गया, जूलॉजिकल पार्क्स बनाया गया, क्यों, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बायोडाइवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट कर ले, उनको भी पता चले कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में कितनी वेराइटीज़ हैं। तो इथिकल इश्यूज़ में क्या होता है, ये गवर्नमेंट आइडिया पे बेस्ड होती है। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 3 वी आर प्रोसीडिंग। हमारा जो नंबर 3 है वो है इथिकल यूटिलिटेरियन, यानी कि इथिकल इश्यूज जो हम कह सकते हैं। तो नंबर 3 वी आर हैविंग इथिकल। इथिकल का मतलब मैं आपको समझा दूं, इट इज टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स to proceed and coordinate with future generation।
यानी कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करे और उसके साथ ये आसानी से प्रोसीड करे। इसके लिए हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज़ इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू के अंडर में हम आसानी से गवर्नमेंट के हेल्प से बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी की वेराइटीज़ को कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर रहेंगी तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ही बहुत बड़ा सोर्स बनेंगी और उनके टाइम पे भी न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी की कोई कमी नहीं होगी, क्लाइमेटिक चेंजेस भी नॉर्मल रहेंगे और साथ साथ उनका बेनिफिट भी हो सकेगा। तो इस तरह से हमें कंजर्व करने के रीज़न तो पता चल गए कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि हमें इन कुछ रीजंस की वजह से इसको कंजर्व करना चाहिए। अब सवाल आता है कि वाई इट इज़ बीइंग लॉस, यानी कि अब हमें ये जानना है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, यानी कि क्या ऐसा वजह है जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। हमें किन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा जिससे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर सके और उसे कंजर्व कर सके। तो अब हमें यहाँ पे दो टॉपिक्स डिस्कस करनी है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द एंड कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। तो लेट्स सी कि व्हाई देयर इज़ अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो देखिए, जो भी रीज़न्स हैं वो किसी न किसी इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पर हैं, किसी वजह से हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। जैसे सबसे पहले ही जो लॉस की वजह है वो है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब उनके रहने की जगह का खो जाना और फ्रैगमेंटेशन का मतलब विखंडन, यानी कि जिस एरिया में वो पाए जाते हैं उस एरिया को बांटा जा रहा है, अलग अलग सोर्सेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो देखिए, हैबिटेट लॉस के रीजंस क्या क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द हैबिटेट लॉस। सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो कि एक कंपल्सरी पॉइंट है, अर्बन एरियाज इस्टेब्लिश हो रहे हैं। दूसरा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तीसरा रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पर तीन ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिन रीज़न की वजह से हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी कि छोटे छोटे जगह पे अर्बनाइजेशन हो रही है, अब उनको शहर के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, लोगों की नीड बढ़ चुकी है। और उसके बाद ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो तेज़ी से पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं और हमारा सेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, उस वजह से हम जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी प्लांटेशन है, जो भी फॉरेस्ट हैं, उन सब को हम क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स में बांट रहे हैं और उसके ज़रिए हम हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एक आइडिया कब लगा, क्या आइडियाज आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये अर्थ, ग्लोबल अर्थ का 16% एरिया कवर करते थे, दैट कवर 16% ऑफ द ग्लोबल अर्थ एरिया, या यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ ग्लोबल अर्थ पे। लेकिन अब नाउ अभी इनका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 6% का है। इट इज़ ओनली 6% ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो है बस 6% अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। ग्लोबल एरिया में इनको बस 6% जगह मिल रही है, बाकी की एरियाज़ को कैप्चर कर लिया गया है और बाकी के एरियाज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ कर लिया गया है। तो मतलब हम यहाँ पर इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे लैंड को फ्रैगमेंट्स में बांट दिया और हम अपने यूज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम हमारे सेकेंड फॉरेस्ट की बात करें, दैट इज़ नंबर 2, वी कैन राइट हियर अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहाँ देखेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये इतना लार्ज हुआ करता था कि इस फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते थे।
लंग्स ऑफ प्लैनेट, यानी कि अर्थ का लंग्स कहलाता था ये, जिस प्लैनेट पे हम हैं उसका ये लंग्स कहा जाता था। लेकिन अब इसकी भी एरियाज जो है वो काफ़ी कम होती जा रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि इनका जो रेट है, इनका रेट 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, इस स्पीड से हम इनको ख़त्म कर रहे हैं, इनके प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड जो है वो इस हिसाब से बढ़ रही है। वहाँ पर अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो भी हमारा लंग्स ऑफ प्लैनेट कहलाता था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से ये भी अब कम होते जा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें USA की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट USA, तो USA में भी जो ग्रासलैंड एरिया था वो ग्रासलैंड एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेटअप्स के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। यानी कि वहाँ के लोगों की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए यहाँ पर फ्रेगमेंटेशंस किए जा रहे हैं, लैंड को बांटा जा रहा है। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने आपको दे दिए। फॉर एग्जाम्पल इसके रीजंस हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये 3 वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। और कुछ एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि 16% के एवरेज में हुआ करता था, लेकिन अब ये 6% रह गया है। उसी तरह से आपका अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन इस स्पीड से हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं और हर साल इतनी परसेंटेज से रेट जो हो रहा है उसका कम होता जा रहा है। और USA में भी ग्रासलैंड एरिया को, नॉर्वे साइड में, मतलब बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। तो ये तो था हमारा पहला रीज़न। हम आते हैं हमारे अपने सेकंड पॉइंट पर। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है वो हम अब देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं हमारे सेकंड कॉज पर, एंड आवर सेकंड कॉज इज को एक्सटिंक्शन। ठीक है, को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है? को एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, को का मतलब होता है साथ में, टुगेदर, यानी कि कोई दो चीज़ एक साथ क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। इट इज़ नोन एज ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे पर एक साथ अगर डिपेंड है, तो अगर कोई एक लॉस हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जा सकता है, दैट इज प्रोन्यूबा एंड यक्का फ्लावर। यक्का फ्लावर, यक्का फ्लावर एंड प्रोन्यूबा इज ऑल्सो नोन एज यक्का मॉथ। यक्का मॉथ, तो ये यक्का की जो फैमिली है वो इस फ्लावर के साथ टोटली डिपेंडेंट है। हाउ? बिकॉज अगर सपोज कीजिए इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, ये अगर एक यक्का फ्लावर है तो इसके अंदर ये यक्का मॉथ जो है वो सरवाइव करता है। इसके अंदर इसके लार्वा जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे इसी के अंदर सेफली बड़ा होता है। लेकिन यक्का मॉथ को तो एक घर मिल गया एज अ यक्का फ्लावर, लेकिन यक्का फ्लावर का इससे क्या फ़ायदा है, जितने बार भी ये इसकी एडल्ट फैमिली इस प्लांट के अंदर आएगी और इस फ्लावर से बाहर निकलेगी, फ्लावर के अंदर बाहर करेगी, उतना टाइम्स इसके अंदर पॉलिनेशन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, यानी कि एक फ्लावर है, आपको पता ही है कि फ्लावर में पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना इस पॉलिनेशन। तो जितनी बार इनके अंदर इस मॉथ की अडल्ट फैमिली आना जाना करेगी, ऑफ कोर्स अगर लार्वा यहाँ पर है तो अडल्ट का वहाँ पर एंट्री और एग्जिट आना जाना होगा, ताकि वो इस मॉथ को इसके अंदर आसानी से ग्रो करा सके। तो जितनी बार भी यक्का फ्लावर के अंदर इस अडल्ट फैमिली का आना जाना होगा, उतनी बार इसमें पॉलिनेशन के चांसेस बनते हैं। और दूसरा, इस मॉथ को भी इस फ्लावर के अंदर क्या है, सर्वाइवल मिल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लावर और इस मॉथ के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना हुआ है। अगर फ्लावर का रेट कम होगा तो यक्का मॉथ का भी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। तो इस हिसाब से ये एक सुपर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, फिश एंड पैरासाइट। फिश एंड
पैरासाइट, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो फिश की बॉडी पर डिपेंड होते हैं, यानी कि फिश के साथ ये फिश के ज़रिया अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो अगर फिशेस का नंबर कम होगा तो पैरासाइट्स का भी नंबर ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसी तरह से अगर तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो दैट इज़ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, आपको पता है एल्गी और फंगस इन दोनों के बीच में भी म्यूचुअल रिलेशन है। एल्गी यूज टू प्रिपेयर फूड वेयर एज फंगस इज फॉर वाटर, है ना। तो यानी कि एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन दोनों में भी अगर एल्गी की पॉपुलेशन कम होगी तो फंजाई विल बी अफेक्टेड, और फंजाई की पॉपुलेशन कम होगी तो एल्गी विल बी अफेक्टेड। तो जब एक साथ दो ऑर्गेनिज्म किसी रीज़न से एक्सटिंक्ट हो तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। तो को एक्सटिंक्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसी तरह से अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें स्टूडेंट्स, तो तीसरा रीज़न जो है हमारा that will be over exploitation। ठीक है, what is the meaning of over exploitation? over exploitation का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, हाई रेंज में इसका इस्तेमाल करना। तो तीसरा रीज़न we can have over exploitation। ठीक है, अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हम लोग इंक्रीज्ड वे में इंक्रीज्ड एंड एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का अनवांटेड यूज़ करने लगे, एक्सेस यूज़ करने लगे, तो ये डे बाय डे क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और इस तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये नेचुरल रिसोर्स भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस फिश फार्मिंग, एक्सेस ऑफ मैरीन फिश कल्चर। मैरीन फिश कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, और इसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैरीन फिश कल्चर करके भी हम फिश की बायोडाइवर्सिटी को लॉस करा रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारी टाइगर की फैमिली, टाइगर की 3 स्पेसीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यानी कि आपको लास्ट 500 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर देखा गया है तो इसके अंदर कई सारे स्पेसीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उनका जो फैमिलीज़ है वो बहुत कम बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होंगे, एक्सटिंक्शन का एक वजह है, और वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक कारण है। अब हम आते हैं हमारे 4th पॉइंट पर, जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक मीन्स एक प्लीजेंट वे से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी के साथ हम किसी एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी 4th पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो अगली पॉइंट है दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, यहाँ पे इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, यानी कि किसी एलियन स्पेसीज का हमारी बायोडाइवर्सिटी के स्पेसीज पर अटैक कर देना, ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कारण है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंट्रोड्यूस किया, सपोज देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोर्निया। ठीक है, इकोर्निया को हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि इकोर्निया की वजह से पॉल्यूशन का रेट रिड्यूस इन पॉल्यूशन रेट, पॉल्यूशन का रेट जो होगा ये कम होने लगेगा। लेकिन इकोर्निया को जैसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया में ये इतना ज़्यादा फैल गया कि ये जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए एक हार्म बन गया, एंड इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। और इसको हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल के एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो गया। तो ये बंगाल की एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो गया और बहुत तेज़ी से फैलने लगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। अब ये पूरे सरफेस पे छा गया, जिससे ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का रेट भी कम होने लगा, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये भी एक तरह का एलियन स्पेसीज इन्वेजन है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारा, वो है नाइल पर्च के बारे में। नाइल पर्च जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रीडेटर फिश।
ये एक प्रीडेटर फिश होती है और इस प्रीडेटर फिश को इंट्रोड्यूस किया गया विक्टोरिया लेक में। दैट प्रीडेटर फिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरिया लेक इन साउथ अफ्रीका। और इस स्पेसीज ने क्या किया, कई बड़ी डाइवर्सिटी जो उस लेक में बहुत बिगर डाइवर्सिटी थी किक्लिड फिश की। किक्लिड वाज अ स्मॉल फिश फैमिली। किक्लिड स्मॉल फिश होती है, तो किक्लिड फिश की जो फैमिली थी उसको इस नाइल पर्च के जरिए क्या किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसने इसका प्रे कर लिया, उसका शिकार किया और उस लेक से किक्लिड फिश की बहुत बड़ी फैमिली की स्पेसीज को उसने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करना, नाइल पर्च वाज एक्सोटिक ब्रीड। उसी तरह से इकोर्निया वाज एक्सोटिक ब्रीड, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एलियन स्पेसीज के तौर पर। तो ये एक इन्वेजन, यानी कि ये एक तरह का इन्वेजन क्रिएट कर रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग इन्वेजन। तो इस तरह से भी हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत तेज़ी से लॉस कर रहे हैं। बाकी कुछ सिंपल रीजंस आप जानते हैं, दैट कैन बी हंटिंग, दैट कैन बी पॉल्यूशन। तो कुछ कॉमन रीजंस आपके माइंड में सेट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर्स ब्रॉडली लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो ब्रॉडली आंसर्स लिखने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट मेजर 4 पॉइंट्स बिल्कुल होने चाहिए थे, और ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स जिसके वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी हो रही है लॉस। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि आपके माइंड में एक आइडिया चल रहा होगा कि हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, हंटिंग को रोक देना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम चाहें तो हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी तरह से क्या रीजंस है हमारे जिसके मदद से हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से बचा सकते हैं। Okay students, now we are having the conditions how can we save our biodiversity। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दिस कैन बी आवर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करें कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की, तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है वो 2 तरह की है, एक इन सितु कंजर्वेशन एंड अनदर इज एक्स सितु कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिवन इन एनसीईआरटी। तो एक्स सितु और इन सितु में एक फ़र्क आप हमेशा याद रखें। इन सितु कंजर्वेशन में हम एनिमल्स को या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट पर ही कंजर्व करते हैं, हम उनको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करते, या जो उनका लैंड ऑफ ओरिजिन है जहाँ उनकी ओरिजिन होती है हम उसी जगह पर उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन करते हैं, तो हम उसको इन सितु कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने वाले स्पेसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किसी दूसरी जगह पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। तो इन सितु और एक्स सितु ये 2 तरह के कंजर्वेशन है। अब इस 2 टाइप्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन सितु कंजर्वेशन की। तो इन सितु कंजर्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। हॉट स्पॉट क्या होते हैं ये कंप्लीट डेफिनेशन डील करेंगे हम लोग अगली क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि एक वाइड रेंज, एक लिमिटेड एरिया जो कवर अप कर दिया जाता है कंजर्वेशन के लिए, वहाँ पर किसी तरह की मैंस एक्टिविटी अलाउड ना हो, दैट प्रोटेक्टेड एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। और ये वर्ल्ड में इनका नंबर जो है दैट इज़ 34। लेकिन इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें, if we are talking about India, तो इंडिया में we are having 3 diverse hot spots। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास 3 ऐसे रेंज हैं जो एक डाइवर्स हॉट स्पॉट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो 3 रेंज कौन कौन से हैं, लेट अस हैव अ लुक। ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले हिमालयन रीजन ये एक हॉट स्पॉट है। दूसरा हॉट स्पॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मीन्स द वेस्टर्न जोन्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम तीसरे जोन की बात करें तो इट इज़ इंडो बर्मा जोन, और इंडो बर्मा इज रेंजिंग बिटवीन भूटान टू म्यांमार। ठीक है, तो इंडिया में ये 3
डाइवर्स हॉट स्पॉट है जहाँ पर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिल रही है और एक बहुत बड़ी ह्यूज फैमिली जो है वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उस तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पर सैक्रेड फॉरेस्ट मीन्स दिस रीजन इज ओनली फॉर द सैक्रेड प्लांट्स, यानी कि सैक्रेड ग्रुप्स जो एक स्पेशल प्लांट की फैमिली है वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया इज 14। उसी तरह से नेशनल पार्क्स दैट इज 90। बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उनको नेशनल पार्क बना दिया गया है। वहाँ पर किसी तरह का कोई फ्रैगमेंटेशन, कोई हैबिटेट लॉस होने का, कोई भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउएशन नहीं मिलती है, यानी कि ये 100% इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है। उस तरह से अगर हम बात करें कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर उनको अगर कंजर्व करने की, तो दैट इज बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। ये दो तो मेन है। बोटैनिकल गार्डन में हम प्लांट्स लगाते हैं और नए तरीके से प्लांट्स को प्रोपागेट करते हैं और तब उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क्स में किसी जगह से, किसी फॉरेस्ट से कुछ एनिमल स्पेसीज जिनका लॉस होने का डर है या जिनका प्रीडेटर अटैक जिन पर ज़्यादा हो रहा है, उनको हम एक जगह दूसरी जगह ले जाकर एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में, एक सेफ जोन में रखते हैं एंड दैट इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क। तीसरा है सीड बैंक दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, मीन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन उनके हाइब्रिड प्रोसेसिंग के लिए हम उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं जहां पर इनकी स्पेसीज के हेल्प से हम अलग अलग हाइब्रिड और एक नई जनरेशन लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर एंड लायन, इन दोनों की ब्रीड को मिलाकर लाइगर इज द स्पेसीज। तो एक स्पेसीज जो हाइब्रिड के फॉर्म पे तैयार हो गई दैट इज अ स्पेसीज ऑफ लाइगर। तो इस तरह से भी हम एक नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं और साथ साथ हम उनकी जो प्रीवियस जनरेशन है उसको भी हम, पेरेंटल जनरेशन है उसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन सेव आवर बायोडाइवर्सिटी। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आपको सेव करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम और आप सभी लोग डिपेंडेंट हैं इन पर। दूसरा कि लॉस होने की वजह क्या है, तो उसके पीछे भी रीज़न हम हैं क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही हैं और भी कई रीजंस हैं जो आप देख चुके। और तीसरा हाउ वी कैन कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। तो आज का जो टोटल टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए इसके अंदर जो भी स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई गई है दैट कैन बी मच बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। इकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। सेवरल क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इकोलॉजी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए इकोलॉजी पर करना होगा आपको फोकस। ओके, तो मिलेंगे आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ओके, टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।